जोहार। आपके भी जोहार मास्टर जी। जोहार जोहार पर्वतिया जी। आप बताइए क्या हाल चाल है आपका? हाल चाल ठीक है मास्टर जी। बाकी एगो बड़ा हमके काला के तो पूछे खैर उससे कि हम एकदम भुला नहीं खोजे कि हम अरे रइस भाई के अरे आही। भाई अरे हाँ, भाई, आप बिल्कुल ठीक से याद कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह रट लीजिए। हाँ। और जब हम आए हैं कृषि दर्शन का अंक लेकर के, तो सवालों के जवाब तो हम देंगे ही, हाँ। लेकिन इससे पहले भी तो एक काम करना है ना। हाँ वो है तो वही ले हम सोचे थे कि एकदम हम उके एकदम भुलाव नहीं और रौरे एकदम समाचार के दिखाए दो जल्दी से। तो किसान भाइयों, चलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है 50% अनुदान पर सूकर उत्पादन इकाई वितरण की योजना। राज्य के कई भागों में धान की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप। आलू की कोड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है बिरसा पोटैटो डिगर। राज्य में सूकर पालन व्यवसाय को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग झारखंड मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना के अंतर्गत पशुपालकों का चयन कर उन्हें उन्नत नस्ल के सूकर 50% अनुदान दिए जाने की योजना है। योग्य पशुपालक इस योजना से लाभ लेकर सूकर पालन व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। राज्य के बहुत से किसान पशुपालन कर भी अपनी आजीविका चलाते हैं। सूकर पालन के इच्छुक ग्रामीण भाइयों के लिए मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना के तहत चुने गए पशुपालकों को सूकर प्रजनन की एक इकाई 50% अनुदान पर दी जाएगी। एक इकाई में टीएनडी नस्ल के 2 नर सूकर और 4 मादा सूकर होंगे। यह अनुदान क्लस्टर के माध्यम से लोगों को मिलेगा। एक क्लस्टर में 12 लोग होंगे और पूरे राज्य में 1400 लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना में अनुदान की राशि सीधे लाभुक के खाते में जमा होगी। राज्य के कई भागों में वर्षा सामान्य होने पर धान की रोपनी हो पाई है, परंतु कुछ भागों में कम वर्षा के कारण धान की रोपनी बहुत कम हो पाई है। नमी और तापक्रम के प्रतिकूलता के कारण कई स्थानों में धान की फसल पर झुलसा रोग का प्रकोप पाया जा रहा है। इसका समय पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। पत्तियों पर आंख या नाव के आकार का धब्बा तेजी से फैले तो यह झुलसा रोग का लक्षण है। ऐसे लक्षण दिखाई पड़े तो नेत्रजन या यूरिया उर्वरकों का इस्तेमाल रोक देना चाहिए और ट्राइसाइक्लोजोन दवा 75% का 1 ग्राम या कार्बन डाइजिम 12% के साथ मैनकोजेब 63% का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाकर फसल पर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। दलहनी फसलों में अरहर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सामान्यतः जून जुलाई के महीने में अरहर की बुआई हो जाती है, परंतु जो किसान अरहर फसल लगाने से चूक गए हैं वे अरहर की पिछात फसल लगा सकते हैं। पिछात फसल लगाने के लिए अरहर का उन्नत प्रभेद है ICPL 87। अरहर की विलंब से बुआई के लिए कृषक बंधु ICPL 87 नामक उन्नत प्रभेद की बुआई कर सकते हैं। इस प्रभेद की बुआई 30 सितंबर तक की जा सकती है और यह प्रभेद लगभग 116 से 125 दिनों में तैयार हो जाता है। इस प्रभेद की 10 से 15 किलोग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से फफूंदनाशक दवा थिरम या कैप्टान से और बाद में राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर और बुआई कर उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 11 से 14 क्विंटल अरहर प्राप्त किया जा सकता है। जिन किसान भाइयों ने बैगन की फसल लगा रखी है और यदि उनके पौधों में तना मुरझाया हुआ दिखे तो उसे तोड़कर देखें। यदि उसमें लाल रंग के पिल्लू दिखाई देते हैं तो ये तना छेदक कीट है। यदि इनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस तना छेदक और फली छेदक कीटों से फसल को कैसे बचाया जाए बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई देखेंगे जो हमारा बैंगन का पौधा है तो ऊपर से तना उसका मुरझाया हुआ दिखाई देगा और उस मुरझाए हुए भाग को अगर किसान भाई तोड़ कर देखेगा तो उसमें लाल कलर की एक पिल्लू दिखाई देगा। तो ये पहचान है तना भेदक की। तो इससे बचाने के लिए मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि सबसे पहले पौधे के नीचे जो घास है उसको साफ कर दें। उसके बाद प्रति पौधा 10 से 15 ग्राम रीजेंट या फोरेट लें या कार्बोफ्यूरॉन लें, उसके दाने पौधे की जड़ में डालें। उसके पश्चात आप नीम ऑयल या
DDPP या मोनोक्रोटोफास का पहला छिड़काव करें और हर 15 दिन बाद दानेदार दवा का आप लोग प्रयोग करते रहें। खेत से आलू के कंद को सुरक्षित कोड़कर निकालने के लिए किसान बिरसा पोटैटो डिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह उपकरण एक दिन में लगभग 60 से 70 डिसमिल खेत में लगे आलू की कोड़ाई कर सकता है। पारंपरिक औजारों की सहायता से आलू की कोड़ाई करने से कंद को काफी नुकसान होता है, लेकिन बिरसा पोटैटो डिगर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग से आलू की कोड़ाई करने पर कंद को कोई हानि नहीं पहुंचती। किसान भाई इस सस्ती उपकरण का उपयोग कर समय और मेहनत दोनों की बचत कर सकते हैं। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से संपर्क किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलिए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं इनके सफलता के राज। खेतीबाड़ी द्वारा ये शख्स अपना और अपने पूरे परिवार का पालन पोषण बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या अन्य कोई पारिवारिक जरूरतें, सभी कृषि द्वारा ही पूरी होती हैं। उन्नत कृषि तकनीकों द्वारा ये अपने कृषि जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। खेती करने के लिए श्री विधि के तरीका अपनाया, KVK से हमें जानकारी मिली और बहुत कुछ जानकारी मिलने के बाद हम लोग अच्छे फसल, अच्छे तकनीक, अच्छे बीज, जो भी हाइब्रिड बीज ला कर के मैं अपने सारा आपको ये पौधे दिखा रहा था सर। ये बहुत अच्छी मेहनत कर हम लोग पैदा करते हैं और परिवार को भरण पोषण करवाते हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी की स्थिति बनी हुई है। कुछ दलहनी अनाजों के भाव में थोड़ी और बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उधर सब्जी बाजारों में हरी सब्जियों में तेजी बरकरार है। साथ ही प्याज के मूल्य में और बढ़ोतरी की संभावना है। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 2150 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6500 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4350 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5850 रुपए से लेकर अधिकतम 6050 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए और सरसों तेल न्यूनतम 10050 रुपए से लेकर अधिकतम 10200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 36.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम कर बाद सब देखो या मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी हम जब पूछे खोजत रही असल ऐसा बात है नहीं कि एक जन आए रहे कहूँ बाहरे से, अच्छा। और वो किसान मन के कुछ खेती बाड़ी से संबंधित कुछ बतात रहे, हम तो बेरा से पहुंचे नहीं पाए रही, तो का के तो एक ठो कहत रहे सब्जी कर संरक्षित खेती सन कोनो काल के तो बताए लग रहा। अच्छा। हम कही कि मास्टर जी से पूछ लेती, जवाब तो मिलिए जाएगी। अब देखिए भाई, हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। किसान भाइयों, आपने भी सुना होगा सब्जियों की संरक्षित खेती, बड़ा अच्छा सवाल है पर्वतिया जी का। और देखिए, संरक्षित खेती पर्वतिया जी ऐसा है कि संरक्षित से अर्थ होता है किसी चीज को बचा के रखना। जैसे देखिए, सब्जी है वो हम लोग खुले आसमान में लगा देते हैं, ठीक है ना, और जो बिचड़े हैं उनकी जो तैयारी करते हैं वो भी खुले में कर देते हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम, जैसे पॉली हाउस हुआ या एग्रोनेट हाउस हुआ, इनमें जब हम उनको संरक्षण देते हैं और संरक्षण दे करके जब उसको उगाते हैं। दूसरा और एक है कि वो पॉली लगाते हैं, हम खेतों के मेड़ पर पॉली लगा देते हैं ताकि जो हमारा पौधा है वो घास फूस और खरपतवार से उसका नियंत्रण हो जाए। तो इस तरह तमाम तरह की जो खेती होती है इसको हम लोग कहते हैं सब्जियों की संरक्षित खेती। खास करके सब्जियों में इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ये तो है चीज़, और अगर इसके बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे तो जाहिर है कि हमारे किसान भाइयों को भी फायदा होगा। और लगता है पर्वतिया जी आप भी जानना चाहते होंगे। हाँ, काले की ईसन बताले तो बुझालक नहीं। अब हमरे का जब विशेषज्ञ हो ना से तो दिखाए के समझाए दो है ना। तो चलिए ना, चलते हैं अपने विशेषज्ञ श्री भूपेंद्र कुमार जी के पास और उनसे जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा आई है, जहां आज हम बात करेंगे सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक भूपेंद्र सिंह जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। भूपेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, जैसा कि हमने आज का विषय चुना है सब्जियों की संरक्षित खेती, तो संरक्षित खेती से तात्पर्य क्या है? देखिए, संरक्षित खेती से तात्पर्य बहुत बड़ा शब्द हो गया। संरक्षित खेती, संरक्षित में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन वेजिटेबल साइंस, यानी सब्जियों की जो खेती करते हैं उसको हम संरक्षित कर लेते हैं, चाहे तापक्रम हो, चाहे उसकी आर्द्रता हो, चाहे समय हो, इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ करना। यानी आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके अनुरूप आप जैसे समय जो लगाना होता है वो समय निकल जाता है। जब तापक्रम की ज़रूरत होती है तापक्रम नहीं मिलता, ज़्यादा हो जाता है। ठंड की ज़रूरत होती है, गर्मी हो जाती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उत्पादन पर दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। इन सारी चीज़ों के लिए वैज्ञानिकों ने बड़ा अहम पहलू उठाया, जिसे संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती जो है हमारे विश्व स्तर पर देखी जाए तो जो हमारे पश्चिमी देश हैं उनमें बहुत अधिक से की जा रही है, और जापान में देखा जाए तो 80% जो संरक्षित खेती ही की जाती है। और हमारे भारतवर्ष में बात करते हैं तो हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर यानी ठंडे इलाकों में संरक्षित खेती की जाती है। संरक्षित खेती विभिन्न प्रकार की होती है, तो उसके बारे में आपको अभी बताऊँगा। भूपेंद्र जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि संरक्षित खेती बहुत प्रकार की होती है, तो ये किस प्रकार हमारे किसान भाई करेंगे? देखिए, संरक्षित खेती से वही मतलब हुआ, सबसे पहले जैसे तापक्रम को मेंटेन करना है, फसल के अनुरूप हम उसको जलवायु देते हैं। मेन उद्देश्य होता है जो फसल मांगती है वही जलवायु हम उसको देते हैं, जिससे उसका उचित वृद्धि और विकास हो। तो संरक्षित खेती में कई प्रकार होते हैं, जैसे पॉली टनल के द्वारा सब्जी की पौध उत्पादन करना, पॉली मल्चिंग के द्वारा सब्जी उत्पादन करना, पॉली हाउस यानी पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करना, प्रो ट्रे के द्वारा नर्सरी उत्पादन करना, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आपको सब्जियों की खेती करना। ये सारे घटक जो हमारे संरक्षित खेती में आते हैं। भूपेंद्र जी, ये तो आपने बताया कि संरक्षित खेती करते हैं, तो ये इस करने के लिए किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, इसमें अलग अलग चरण हो गए, अलग अलग घटक हो गए। जैसे आपको पॉली मल्चिंग का यूज़ करना है, उसके लिए क्या ध्यान रखेंगे, पॉली टनल का करना है, सबके लिए अलग होगा। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपको पॉली मल्चिंग का प्रयोग करना है तो पॉली मल्चिंग का प्रयोग आप सब्जियों की खेती में करेंगे, जैसे बैंगन हुआ, टमाटर हुआ, शिमला मिर्च हुआ, मिर्च हुआ, इन सब में आप पॉली मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। पॉली मल्चिंग के लिए सबसे पहले ध्यान देना, काली और सिल्वर दो तरह की आती है। अगर आपको सर्दियों में खेती करें तो काली ऊपर रखना होगा, बरसात में और आप गर्मियों में करते हैं तो सिल्वर ऊपर रखना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, उसकी मोटाई यानी आपको 25 से 30 माइक्रोन, मैक्सिमम 50 माइक्रोन से ज़्यादा अधिक आप उसकी मोटाई नहीं लेंगे। ये तो हो गया ध्यान रखने वाली बात, हो गई आपकी पॉली मल्चिंग में। दूसरा, पॉली
हाउस। पॉली हाउस का मतलब होता है यानी कि जो कांच का घर हो या आपकी पॉलीथीन का घर हो, उसमें सब्जियों की खेती करना। उसके लिए दो तरह के पॉली हाउस होते हैं। जीरो एनर्जी टेम्परेचर होता है, यानी उसमें आप कुछ नहीं लगाएंगे, मशीनीकरण। दूसरा होता है आपका फोर्स वेंटिलेटेड, यानी कि आपको जो उसमें पंखे लगे होते हैं वो उसके अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। इसके द्वारा भी आप सब्जी की खेती कर सकते हैं। तीसरा आपका बात कर रहे हैं हम प्रोट्रे के द्वारा। प्रोट्रे एक ऐसा माध्यम आता है, प्रोट्रे एक ऐसा तस्तरी नुमा चीज़ होती है जिसमें आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जब उसमें नर्सरी की पौध तैयार करेंगे तो आपकी बीज की दर कम हो जाएगी, आपका सुरक्षित पौधा तैयार होगा, आप कम दिन में तैयार होगा, जिसको लगाते रोपाई करते समय जड़ों का आपका विकार नहीं होंगे, जिससे उसकी रोपाई के बाद मृत्यु दर कम हो जाएगी। लिहाजा फार्मर को, किसान को अधिक मुनाफा मिलेगा। भूपेंद्र जी, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि झारखंड में इसकी क्या संभावना है और किसानों को इससे क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, झारखंड की बात करते हैं तो सबसे हम झारखंड में एक ड्रिप इरिगेशन में बताया था। इसमें तो ड्रिप इरिगेशन यहाँ के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ की मिट्टी है, आप देख रहे हैं किस तरह की है। दूसरा, यहाँ पानी की बहुत कमी है, आपका पथरीला इलाका है, पठारी एरिया है, पानी की कमी है। कम पानी में अधिक उत्पादन करना, यानी आपके पास जो पानी अवेलेबल है उससे आप इकट्ठा करते हैं तो 4 कट्ठा की खेती कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे उपयोगी ड्रिप इरिगेशन। दूसरा ये कि इसमें घटक होता है प्लास्टिक के द्वारा, जो आपको देखा होगा तालाब टाइप के बने होते हैं, उसको पॉली टैंक बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो प्लास्टिक के द्वारा एक टैंक बना लीजिए, उसमें पानी को एकत्रित कर लीजिए, उसी पानी को आप सर्दियों में ले जाइए, जिससे आपको 2 कट्ठा की जगह 8 कट्ठा खेती का विस्तार करना, यानी पानी को संरक्षित करना। तो ये झारखंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तीसरा, पॉली हाउस, जो झारखंड में कई रांची हुआ है, आपका बहुत अच्छे जिलों में पॉली हाउस धीमे धीमे विस्तार हो रहा है, जिसमें आप कंट्रोल करके क्लाइमेट को अच्छा उत्पादन, ऑफ सीजन कल्टीवेशन ले सकते हैं, बेमौसमी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं पॉली हाउस का, तो इसके निर्माण में हमारे किसान भाइयों के मन में रहती है कि बहुत ज़्यादा खर्च आती है, तो इसके बारे में भी आप बताएं कि कम लागत में भी वो किस प्रकार की खेती कर सकते हैं? देखिए, पॉली हाउस के निर्माण की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप के पॉली हाउस होते हैं। अगर किसान भाई चाहते हैं तो कम पैसे में ही पॉली हाउस तैयार कर सकते हैं। जैसे बांस का बना हुआ पॉली हाउस, तो उसके लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 हज़ार रुपये 100 स्क्वायर मीटर का जो पॉली हाउस तैयार करते हैं, उसमें 8 से 10 हज़ार रुपये का पॉली हाउस तैयार हो जाता है, जो आपकी 1 से 1.5 साल में पैसा वापस कर देता है। दूसरा, आप करते हैं लोहे की एंगल आयरन का पॉली हाउस, वो आपका जो पैसा खर्च आता है 20 से 25 हज़ार रुपये आएगा। तीसरा, आप पाइप का द्वारा जो करते हैं तैयार, वो उसमें 35 से 40 हज़ार रुपये खर्च आएगा। तो इस तरह से आप किसान भाई चाहते हैं तो बांस के पॉली हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कम पैसे में तैयार हो जाता है और अधिक मुनाफा देता है। भूपेंद्र जी, हम आपसे यहाँ जानना चाहेंगे कि पॉली हाउस में किस प्रकार की फसलों की खेती की जा सकती है या सब्जियों की खेती की जा सकती है, और इनको खेत तक ले जाने के लिए किसान भाई किन सावधानियों का ध्यान रखेंगे? देखिए, पॉली हाउस में सबसे पहले अहम बात है कि ऐसी सब्जियों का चयन करें जो अधिक मूल्यवान हो, जिनकी बाजार में मूल्य कम हो, उनका चयन नहीं करें, क्योंकि पॉली हाउस का एरिया बहुत कम होता है, देख रेख ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा लगता है। तो लिहाजा आपको ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए जो अधिक मूल्यवान हो, जैसे टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, ये बाज़ार में मूल्य अधिक होता है। दूसरा, पॉली हाउस में ऑफ सीजन सब्जी ही करनी चाहिए। जब मौसम निकल जाए तो मौसम, उसको बेमौसमी सब्जी कहते हैं, तो बेमौसमी सब्जियों का अगर आप चयन करते हैं तो अधिक लाभ, अधिक मुनाफा होगा। बात आती है ले जाने की, तोड़ने की, तो उसमें क्या होता है, जैसे टमाटर की या खेती आप करते हैं, सिंगल कल्टीवेशन किया जाता है, एक तने को साधा जाता है, ऊपर पॉली हाउस की छत तक उसको ले जाया जाता है, जिससे अधिक उत्पादन हो, और टोकरियों में तोड़ करके उसको मार्केट सीधा भेजा जाता है। तो देखा किसान भाइयों, भूपेंद्र जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में। भूपेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। अम्मा, खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो हमारे कर विशेषज्ञ सिंह साहब जी रहे, से तो बड़ा बढ़िया से बता देले कि संरक्षित खेती जैसे हमारे कर सब्जी कर सके काला के करल जाए है नहीं, और इकर काला के फायदा उठाल जाए। और भाई देखिए, सिर्फ हमारे किसान भाई जो हैं वो हमारी जानकारी ही मत लीजिए, आप जानकारी का अपने यहाँ उपयोग भी कीजिए, प्रयोग भी कीजिए, है ना।
और एक ठो बात वो बताया लग रहा मास्टर जी, सेखुर और से पूछिए ले अच्छा, अच्छा। वो हमके नहीं बुझाए रहे। लगता है बहुत देर से पहुंची थी आप। हाँ हाँ मास्टर जी, और का होला नहीं कि राउर से पूछिला और राउर जी बताइला से लखे का जानी दोसर कोई समझा नहीं पा रहे कि का बुझाबे नहीं करे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप पूछिए क्या बात थी। ये का लखे तो खो कहत रहे पौधे का वनस्पति प्रसारण। हाँ प्रसारण। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 ये भी बहुत सही सवाल है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हम जो अपने खेतों में कोई चीज़ लगाते हैं, खास करके जो हमारे किसान भाई अगर फल की खेती करते हैं तो आप देखते हैं कि बीज से आप बिचड़े तैयार करते हैं, लेकिन जब हम किसी पौधे का, खास करके उसकी जो हरी डाल होती है, वनस्पति की जो अवस्था होती है, उसी से अगर हम उसके और दूसरे प्रारूप तैयार कर लेते हैं तो ऐसे जो काम होते हैं इनको हम कहते हैं वानस्पतिक प्रसारण। तो पर्वतिया जी, यही तो है इसका मतलब। तब तो ठीक है, तो देखा देव का काला के होई से के। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत शर्मा से मिलते हैं और लेते हैं वानस्पतिक प्रसारण की पूरी जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में है और हमारे साथ हैं बातचीत के लिए यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत वर्मा। ये हमें जानकारी देंगे कि फलदार पौधों से का गुटी कैसे, फलदार पौधों से गुटी कैसे तैयार करें, यानी कि उससे एक नया पौधा कैसे तैयार करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम पीछे देख रहे हैं कि हमारे पीछे बहुत अच्छा अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और उसमें छोटी छोटी गुटियाँ बांधी हुई हैं। ये गुटी कैसे तैयार किया जाता है? जी हाँ, दरअसल में ये जो गुटी बांधी गई है ये पौधे का प्रसारण का एक तरीका है। ये गुटी बांधना या एयर लेयरिंग इसे ही कहते हैं, यानी कि इसमें एक पौधे से हम कई पौधे उसी मातृ पौधे के समान हम तैयार कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे जो अमरूद का पौधा दिख रहा है, ये अर्का मृदुला किस्म का बहुत ही स्वादिष्ट अमरूद है। इस एक पौधे से, एक पेड़ से हम कई अमरूद के पौधे बनाना चाहते हैं। अगर हम बीज से प्रसारण करें तो उससे जो पौधा तैयार होता है वह मातृ पौधे के समान नहीं होता है, अर्थात उसकी गुणवत्ता, उसका आकार मातृ पौधे से निम्न प्रकार का हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे गुटी विधि या एयर लेयरिंग द्वारा हम वानस्पतिक पौधे का प्रसारण करते हैं। यह विधि करने का बरसात का मौसम इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे समय में हमारे किसान भाई जिनके पास अच्छे किस्म के अमरूद, लीची या नींबू के पौधे हैं तो गुटी की प्रक्रिया अपनाएं या एयर लेयरिंग विधि अपनाएं और इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाने के लगभग 4 से 6 हफ्ता में नए पौधे तैयार हो जाते हैं, यानी कि उस गुटी में नई जड़ें निकल आती हैं और उस गुटी को मातृ पौधे से अलग करके किसी छायादार स्थान पर लगा लें या किसी ट्यूब में लगा लें और फिर अपने मन मुताबिक जहाँ पे उस पौधे को आप लगाना चाहते हैं फिर वहाँ जा कर के उसे आप रोपित कर दें, जिससे कि एक नया पौधा तैयार हो जाता है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि नया पौधा तैयार हो जाता है, तो अब इसका गुटी बांधने के लिए हमारे किसान भाई किन किन सावधानियों का प्रयोग करें या सावधानी बरतें? जी, ये गुटी या एयर लेयरिंग प्रक्रिया के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है और साथ जो सामग्री इसकी आवश्यकता जो है वह हमारे किसान भाइयों को आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। जैसे अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद अगर आपके पास है तो ये एक सामग्री है जो इसके लिए चाहिए, और एक पॉलीथीन की थैली आपको चाहिए या पॉलीथीन का एक ये सीट चाहिए जिसके मदद से आप उस वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद को अपनी मुट्ठी में रख करके और उस पॉलीथीन के सहारे आप उसे कवर कर देते हैं उस स्थान को, और फिर सुतली चाहिए जो कि हमारे किसान भाइयों के पास आसानी से उपलब्ध होता है और उसकी मदद से हम बांध देते हैं। तो पॉलीथीन की सीट, वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद और सुतली, और अगर आपके पास उपलब्ध हो सके तो एक हार्मोन जो कि पाउडर के रूप में बाज़ार में उपलब्ध होता है, जिसे हम रूटेक्स पाउडर या सेराडेक्स पाउडर कहते हैं, वो पाउडर का आवश्यकता होती है। तो इन सामग्रियों की मदद से हमारे किसान भाई आसानी से एक गुटी या एयर लेयर्ड पौधा तैयार कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अमरूद, नींबू, लीची और क्या ये आम में भी कर सकते हैं? जी, आम में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो विधि हम पौध प्रसारण के लिए अपनाते हैं, वो अन्य विधि है जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। फिर ग्राफ्टिंग के कई तरीके हैं, वेज ग्राफ्टिंग, वेनियर ग्राफ्टिंग, टॉप ग्राफ्टिंग इत्यादि। तो वो अलग एक विधि होती है, जिसमें ये विधि एयर लेयरिंग गुटी सिर्फ हम अमरूद, नींबू और लीची में ज़्यादा सफल होता है। हाँ, जैसा कि हम पीछे देख रहे हैं कि अमरूद काफ़ी लगा हुआ है, बहुत अच्छा इसमें गुटी बांधा हुआ है। तो मदर पौधा से, जैसा कि आपने कहा, कई एक पौधे तैयार कर सकते हैं और इसका जो अगला जो फल तैयार होगा अगले पेड़ से, उसमें काफ़ी गुणवत्ता, वही सेम गुणवत्ता रहेगी। तो अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इससे हमारे किसान भाई कितने लाभ कमा सकते हैं और कितना और अपने तरक्की कर सकते हैं? जी हाँ, यह जो है हमारे किसान भाइयों या मैं कहूँ कि बागवानों के लिए एक आमदनी का बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकता है, क्योंकि एक पौधे से आप कई पौधे तैयार कर लेते हैं और बाज़ार में इसकी काफ़ी मांग है। एक अमरूद का पौधा आप नर्सरी से आसानी से 25 से 30 रुपए आप बेच सकते हैं और एक मध्यम आकार के अमरूद के मातृ पौधे से आप कम से कम 70 से 100 अमरूद के नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आपके पास 5 से 10 पौधे हों अमरूद के मध्यम या बड़े आकार के, तो उससे आप 500 से 600 संख्या में गुटी या एयर लेयर्ड पौधे तैयार कर सकते हैं और अपने नर्सरी की स्थापना कर नर्सरी के द्वारा आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं और ये एक रोज़गार का अच्छा माध्यम भी बन सकता है। अभी आपने जैसा कि बताया डॉक्टर साहब कि गुटी तैयार करने के बाद एक पॉलीथीन में हम पैक कर लेते हैं, तो पॉलीथीन में जब लगाने के बाद जो आपने बताया कि छायादार जगह में रखते हैं, तो वहाँ पर पॉलीथीन में जब हमारे किसान भाई रखें तो वहाँ पर कौन कौन सा उर्वरक डालें और कितने दिनों के बाद ये दूसरे स्थान पर रोपित कर सकते हैं? गुटी को जब मातृ पौधे से अलग करते हैं उसके पश्चात एक पॉलीथीन की थैली में 1 भाग मिट्टी, 2 भाग गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग बालू, इन 3 पदार्थों का मिश्रण तैयार करके हम पॉलीथीन को भर लेते हैं और उस पॉलीथीन में एयर लेयर्ड पौधे को हम स्थानांतरित कर देते हैं। ऐसा करने के बाद उस पॉलीथीन में लगे हुए पौधे को हम छायादार स्थान में रखते हैं या आज बहुत जगह हमारे किसानों के पास एग्री शेडनेट भी होता है, जिसके अंदर हम उस पौधे को रखते हैं और कम से कम 6 महीने तक उस छायादार स्थान पर रखते हैं, ताकि पॉलीथीन के अंदर पौधे की जड़ें खूब अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं, ताकि आप जब हम उसे मुख्य बगीचे में जहां हमें लगाना होता है वहां रोपने के लिए ले जाते हैं तो वह आसानी से स्थापित हो जाता है और एक अच्छे वृक्ष का आकार लेता है। गुटी तैयार करने के लिए हमारे किसान भाई और किन किन सावधानियां बरतें, यूँ कहें तो सावधानियां बरतें, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें। गुटी बनाते समय हमारे किसान भाई ये ध्यान रखें कि जिस टहनी पे आप गुटी बांध रहे हैं या एयर लेयरिंग कर रहे हैं उस टहनी की जो मोटाई हो वो पेंसिल के मोटाई के बराबर हो, ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो उस पे आप उसके छिलके को, उसके छाल को आप निकालते हैं वो 1 इंच से 1.5 इंच की लंबाई में छिलके को निकालें और उसे एक ग्राफ्टिंग नाइफ या बडिंग नाइफ जिसे कहा जाता है, ग्राफ्टिंग कम बडिंग नाइफ, उस तेज चाकू की मदद से ही हम छिलके को उतारते हैं। ये सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर संभव हो सके तो जो एक हार्मोन है, रूट ग्रोइंग हार्मोन, जो कि बाज़ार में रूटेक्स के नाम से आसानी से उपलब्ध है, उसका चुटकी भर उस जहाँ से हमने छिलके उतारे हैं और वहाँ पर ऊपरी हिस्से में बहुत थोड़ी मात्रा में उसे लगा दें और उसके बाद बहुत सावधानी पूर्वक उसे हम वर्मी कंपोस्ट और पॉलीथीन की और सुतली की मदद से बांध दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉलीथीन के बांधने के पश्चात वर्षा का जल या बाहर से किसी तरह का जल का प्रवेश जहाँ पर हमने वो गुटी बांधी है वहाँ पर ना हो, बल्कि अंदर की नमी ही काफ़ी होता है जो कि नए जड़ को विकसित होने में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई उसको इतना सुतली से टाइट बांधें कि उसमें कोई प्रकार का कीट प्रकोप भी ना हो, कीट ना प्रवेश करें या बाहरी बारिश का जल वगैरह उसमें प्रवेश ना करे, जिससे कि जड़ के निकलने की प्रक्रिया में बाधा ना आ सके। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि फलदार वृक्षों से गुटी कैसे तैयार करें, गुटी बना के नए पौधे कैसे तैयार करें, इसके बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी है आपको डॉक्टर साहब ने। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद और नमस्कार।